हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6 होगा। लेक्चर 5 में आप लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पढ़ा और प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप के इफेक्ट के लिए पढ़ा और रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर 6 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने लेक्चर 5 के लास्ट में कराया था कि 10 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इससे पहले लेक्चर 5 के लास्ट में जो हमने न्यूमेरिकल किया था वो ये था कि अगर किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर लंबाई n गुनी की जगह 2 गुनी कर दी गई है और वहां शुरू का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें शुरू का रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। बिल्कुल सेम मेथड पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 वो हमें 10 ओम दे रखा है और इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई है। इनिशियल लेंथ के लिए L1 को अगर हम L मान लें, L1 बराबर है, ब्रैकेट में लिख दीजिए माना, तब L2 कितना हो जाएगा। जो लंबाई है वो खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तब L2 बराबर हो जाएगा L। अब अंतिम प्रतिरोध वो पूछ रहा है, यानी R2 हमें बताना है कि जो उसका अंतिम रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। एक चीज आप लोगों को हमने बताई थी कि अगर हम किसी भी तार की लंबाई को कितना भी बढ़ा दें और कितना भी कम कर दें, उस तार का जो द्रव्यमान होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर द्रव्यमान चेंज नहीं होगा तो उसका आयतन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है और अगर मटेरियल सेम है तो उसका घनत्व भी सेम रहेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी तार की लंबाई को कितना भी बढ़ा दिया जाए, कितना भी कम कर दिया जाए, तो दिए गए पदार्थ के लिए उस तार का जो आयतन है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पर हमें लिखना है प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, क्योंकि आयतन चेंज नहीं होगा। प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। प्रारंभिक आयतन कितना है? आयतन जो तार का होता है, तार बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जैसे ये वायर है बेलनाकार है, और बेलन का जो आयतन है वो क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। इसमें पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया ए के बराबर होता है और एल तो L1 यहाँ है, तो प्रारंभिक आयतन A1 इंटू L1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अंतिम आयतन अगर हम निकालेंगे तो A2 इंटू L2 हो जाएगा। यहां से देखिए A1 बटे A2 की वैल्यू निकालिए तो वो आपको L2 अपॉन L1 मिल जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिएगा 1। अब देखिए प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है। प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रतिरोध आप लोगों ने प्रूफ किया था लास्ट जो हमारा 5 लेक्चर था, वहां पर प्रूफ किया था R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। लेकिन हम प्रारंभिक की बात कर रहे हैं तो R की जगह R1 लगा दीजिए, L की जगह L1 और A की जगह A1। रो का रो 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वही मटेरियल है। रो आपको बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो मटेरियल का होता है। जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसी तार को खींचकर 2 गुना किया गया, पदार्थ बदला नहीं है, इसीलिए रो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर नाम दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अंतिम प्रतिरोध इसमें देख लीजिए। अंतिम प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे तो अंतिम प्रतिरोध में केवल और केवल जो अंतिम सारी चीजें हैं वो हमने 2 से डिनोट की हैं, तो R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिएगा 3। इक्वेशन 1 2 को इक्वेशन 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो समीकरण 2 को 3 का भाग देने पर डिवाइड करिए तो R1 अपॉन R2 बराबर, R1 हमने निकाला था रो L1 अपॉन A1, R2 हमने निकाला था रो L2 अपॉन A2। रो से रो कैंसिल हो जाएगा। R1 की जगह पर या फिर बाद में वैल्यू लगा देंगे, R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन A1। यहां उलट जाएगा, A2 पहुंचेगा ऊपर और L2 आएगा नीचे।
या L1/L2 इंटू A2 अपॉन A1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज करते हैं। इक्वेशन 1 में A1/A2 L2/L1 है। यहां से अगर हम A2/A1 निकाले तो उलट जाएगा, L1/L2 आ जाएगा। तो A2/A1 की जगह L1/L2 लगा देंगे। तो ये आपका एक L1/L2 ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये L1/L2 का होल स्क्वायर हो गया। L1 की जगह लगा दीजिए L और L2 की जगह लगा दीजिए 2L। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा। ये आपका R1/R2 चल रहा है। R1 की वैल्यू हमें 10 ओम उसने दे रखी है, तो 10/R2 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए R2 निकालेंगे तो इधर से आ जाएगा R2 बराबर 10 और 4 का मल्टीप्लाई 40 ओम। यानी अब जो रेजिस्टेंस है लास्ट का वो 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दें और उसका अगर प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है, तो जो उसका अंतिम प्रतिरोध होगा लंबाई खींचने के बाद वो 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल हो गए। बाकी इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स और आप लोगों को बुक से करने हैं। चलिए अब हम इसी चैप्टर, हाँ, तो अगला हमारा टॉपिक है ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओमीय परिपथ के लिए ओमिक सर्किट। जैसा कि आप लोगों के इस नाम से इसमें पता चल रहा है कि ओमीय परिपथ वो परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा था। ओम का नियम क्या होता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था में भी खासतौर से टेम्परेचर लिया जाता है, अगर वो टेम्परेचर को स्थिर रखा जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो अनुपात हमेशा नियत रहता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। तो इसी आधार पर जो ओमिक सर्किट होते हैं, जो ओमीय परिपथ होते हैं, वो परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अर्थात जिन परिपथों के लिए वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत रहता है, ऐसे परिपथ को कहते हैं ओमीय परिपथ। अगर वो एग्जाम में ओमीय चालक कहता है तो आपको इसमें चालक शब्द लगा देना है। बेचालक जिनके लिए, या बेचालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके लिए वोल्टेज और धारा का जो अनुपात है वो नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अब ओमीय परिपथ का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जैसे आप कोई भी धातु का तार ले लीजिए, जैसे तांबे का तार है। तांबे का तार क्या है, एक ओमीय सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओमीय चालक हो जाएगा। अगर आप तांबे के तार के लिए उसके सिरों के बीच लगाए गए वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा के बीच अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस तरीके से जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा मिलेगा। इधर वोल्टेज रहेगा, इधर करंट रहेगा, और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, यहां लिख देंगे तांबे का तार, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये क्या है, एक ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक सर्किट का एग्जांपल है। इसके बाद आता है अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ नाम से ही पता चल रहा है, वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके लिए वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत नहीं रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और अगर हम अनोमीय परिपथ के लिए या अनोमीय चालक के लिए वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, एक सरल रेखा नहीं आता है। सरल रेखा केवल उन्हीं का ग्राफ आता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अनोमीय परिपथ में देखिए, जब हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे एक टॉर्च का बल्ब है, उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ये टॉर्च का बल्ब, इसके एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आगे सेकंड बुक में लास्ट में एक चैप्टर है हमारा ट्रांजिस्टर संधि डायोड, उसमें आप लोगों को ट्रांजिस्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ट्रांजिस्टर है और टॉर्च का बल्ब है, ये सारे जो हैं अनओमीय सर्किट के या अनओमीय चालक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ओमीय अनोमीय क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ होते हैं, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय होते हैं। ओम के नियम का पालन जो करेंगे उनमें वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत रहेगा, और वोल्टेज और धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक सरल रेखा है।
लेकिन अनोमीय चालक या अनोमीय परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत नहीं रहेगा, और अगर हम इनमें वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक वक्र हमें मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ओमीय और अनोमीय परिपथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, केवल पावर आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी। शक्ति क्या है? किसी भी मशीन या जो कर्ता होता है, जो वर्क करता है, उसके कार्य करने की जो समय दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो व्यक्तियों के लिए हमने कोई एक समान काम दे दिया, दो लोगों के लिए हमने एक बराबर काम दे दिया। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस कार्य के लिए जल्दी खत्म कर दिया, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस कार्य को खत्म करने में ज्यादा टाइम लिया। तो जिसने जल्दी खत्म कर दिया, समझ लीजिए उसके कार्य करने की जो दर है, जो समय दर है, वो ज्यादा है, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, और उतना ही कार्य जो है दूसरा व्यक्ति करने में ज्यादा समय ले रहा है। इसका मतलब उसके कार्य करने की जो समय दर है वो कम है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले व्यक्ति की जो पावर है वो ज्यादा है। तो पावर से मतलब होता है कार्य करने की समय दर, लेकिन यहां पर पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर है, वैद्युत पावर है। तो जब पावर के पहले वैद्युत लग गया तो निश्चित रूप से ये जो पावर होगी वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की होगी, किसी वैद्युत परिपथ की होगी। और परिपथ में क्या होता है? हमेशा वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है। जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होने की समय दर होती है उसी को हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। अगर किसी सर्किट में कम समय में ज्यादा ऊर्जा व्यय हो रही तो हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है। और अगर किसी सर्किट में कम समय में, मतलब समय ऊर्जा उतनी है लेकिन उतनी ऊर्जा व्यय होने में अगर समय ज्यादा लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक पावर कम है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया क्या होता है? किसी सर्किट में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो समय दर होती है उसी को कहते हैं वैद्युत शक्ति। और जो वैद्युत शक्ति P होती है वो W/T होती है। कार्य करने की या वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो समय दर होती है उसी को कहते हैं वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। इसका जो SI यूनिट होता है वो जूल पर सेकंड होता है, या फिर हम इसके लिए वोल्ट भी कह देते हैं, सॉरी वाट। जूल पर सेकंड, या फिर इसका जो एक शॉर्ट नेम है, एक अदर जो इसका नेम है वो वॉट है, जूल पर सेकंड या वॉट। ये वैद्युत शक्ति का मेन फार्मूला है कार्य करने की या वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो समय दर होती है किसी भी परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब ये जो कार्य करने की दर है या जो वैद्युत शक्ति है वो डिफरेंट फॉर्म में निकालने के लिए आती है, अलग अलग रूपों में निकालने को आती है। न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होता है। कहीं पर अगर आपको वोल्टेज और करंट दे रखी है तब पावर कैसे निकालेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तब पावर कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग पदों में हम इसकी वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो सब अभी आप लोगों ने इससे पहले वैद्युत ऊर्जा के लिए पढ़ा। उस वैद्युत ऊर्जा में सबसे पहला फार्मूला आपने ये ड्राइव किया था, बट W/BIT। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है या जो वर्क होता है किसी सर्किट में आवेश प्रवाहित होने पर, वो W/BIT भी होता है। ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे यहां पर। देन P बराबर कितना आ जाएगा? BIT/T। T से T कैंसिल हो जाएगा, देन P बराबर हो जाएगा BI, और इसके आगे लिख देंगे वॉट। तो ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला है, ये वोल्टेज और करंट के पदों में। कहीं अगर किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक और भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, W/B² या I²RT, I²RT, ये भी एक फार्मूला है। तब ये वैल्यू W की उठा के आप यहां लगा दीजिए, यहां पर, ठीक है। देन P बराबर हो जाएगा I²RT/T। T से T कैंसिल हो जाएगा, देन P बराबर आ जाएगा आपका I²R। ये इलेक्ट्रिक पावर आ गई आपकी रेजिस्टेंस और करंट के पदों में।
एक और भी फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का उसका वर्क का है, W बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये W की वैल्यू यहां उठा के रखिए, देन पावर कितनी आ जाएगी, P बराबर हो जाएगा W की जगह बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और अपॉन में T है, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर, और आगे क्या लिख देंगे, वोल्ट। क्योंकि इसका जो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का वो वाट होता है। देखिए वाट के अलावा भी इसके कुछ और भी बड़े बड़े यूनिट हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उनके लिए, जैसे किलोवाट, KW। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट होते हैं। ऐसे 1 मेगावाट आता है, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में 10 टू दी पावर 6 वाट होते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने 1 HP पढ़ा है, 1 हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति, और एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज न्यूमेरिकल में हो जाता है। कई बार वो क्या काम करता है, पावर को किलोवाट में पूछ लेता है, मेगावाट में पूछ लेता है, हॉर्स पावर में पूछ लेता है, या फिर वो पावर आपके लिए हॉर्स पावर मेगावाट या किलोवाट में दे देता है, तो वहां पर हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर थी। अब हम इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। किलोवाट घंटा को शॉर्ट में KWH भी लिखते हैं, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, देखिए जो किलोवाट घंटा है वो होता क्या है। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट के नाम से सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे। आपके घरों में जो मीटर लगे हुए हैं उन्हें हम किलोवाट आवर, उसके ऊपर लिखा होता है KWH, और उसे साधारण बोलचाल में जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो किलोवाट घंटा में ही होता है, KWH, जिसे हम साधारण बोलचाल में यूनिट भी कह देते हैं। यूनिट, सभी लोग यूनिट से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि एक महीने में हमारे यहाँ 200 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 300 यूनिट बिजली खर्च हुई, 500 यूनिट बिजली खर्च हुई, 100 यूनिट बिजली खर्च हुई। वही जो यूनिट्स होते हैं वही किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। अब ये किलोवाट घंटा अथवा यूनिट है क्या, समझ लीजिए इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपके घर में 1 किलोवाट का लोड है, 1 किलोवाट के लोड का मतलब है जैसे आपके घर में फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, आपके यहाँ फ्रिज चल रहा है, आपके यहाँ कूलर चल रहा है, इन सारी चीजों को मिलाकर अगर आपके घर का लोड 1 किलोवाट है और इन सारे उपकरण के लिए, इस पूरे लोड के लिए अगर आप कंटिन्यू 1 घंटे तक चलाते हैं तो आपके यहां जो बिजली खर्च होगी, जो विद्युत व्यय होगी, वो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट होगी। क्लियर हुआ? 1 किलोवाट के वैद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है उसी विद्युत ऊर्जा का मान 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में 1 किलोवाट का कोई वैद्युत उपकरण चल रहा है, जैसे समर सपोज कर लीजिए किसी का 1 किलोवाट की लगी हुई है, और वो अगर कंटिन्यू आपने 1 घंटे तक चलाई तो समझ लीजिए वो जो आपकी विद्युत व्यय होगी वो 1 यूनिट होगी या 1 किलोवाट आवर होगी। अगर आप आधे घंटे उसके लिए चलाएंगे तो वो हाफ किलोवाट आवर हो जाएगा, मतलब आधा यूनिट हो जाएगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। किलोवाट आवर अथवा यूनिट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट के वैद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को या 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट आवर अथवा 1 यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर का जो जूल में वैल्यू होती है वो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होती है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कहां से आती है? किलो 10 टू दी पावर 3 है, वाट और आवर घंटे से सेकंड में बदल लीजिए सबके लिए, और किलो वाट है इसके लिए वाट में बदलिए, सेकंड में बदलिए टाइम के लिए, और उसके बाद आवर है 1 आवर है उसके लिए सेकंड में बदलिए, और उसके बाद हल सॉल्व करने पर आपका इतना मिल जाएगा। जैसे इसके लिए हम अगर सॉल्व करके दिखाना चाहें तो देखिए किलोवाट है, किलोवाट को वाट में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे? 10 टू दी पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये घंटा है और घंटे को सेकंड में बदलना है,
सबसे पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 का मल्टीप्लाई होगा, फिर घंटे को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे, फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3 और 3 6 और 6 की गुणा 36 और 1 2 0 यहाँ से 2 पावर यहाँ से बनेंगे 3, ये तो 10 की पावर कितने हो गए 5, या फिर आप 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितने लिख सकते हैं 6 जूल। तो इस तरीके से जो 1 kWh हमारा निकल के आता है वो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल आता है। तो समझ में आ गया किलोवाट घंटा अथवा यूनिट क्या है। 1 किलोवाट के वैद्युत उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा की जो जूल में वैल्यू होती है वो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होती है। इसके बाद न्यूमेरिकल में एक फार्मूले का यूज होता है जो आप लोगों ने शायद 10th में भी पढ़ा होगा। अगर हमारे घर में बहुत सारे वैद्युत उपकरण चल रहे हैं तो उनकी हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने यूनिट हमारा बिल हो जाएगा एक महीने में या कुछ दिनों में, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हम आप लोगों को बताते हैं। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट या किलोवाट घंटा निकालने का फार्मूला होता है, यूनिट बराबर होता है एन गुणा वाट गुणा घंटे गुणा दिन अपॉन में 1000। इस फार्मूले से हम यूनिट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके यहां मान के चलिए कि 50 वाट के 5 पंखे चल रहे हैं, 50 वाट के 5 फैन चल रहे हैं, 5 पंखे चल रहे हैं। तो 5 पंखे हैं तो एन की जगह पर तो हो जाएगा 5। 50 वाट का एक पंखा है तो वाट की जगह कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब सपोज कर लीजिए वो पंखे आपके यहाँ कंटिन्यू 20 घंटे चलते हैं तो यहां पर घंटे की जगह कितना आ जाएगा 20। अगर आपको उन सब का बिल, उन सब का कैलकुलेशन रुपए का अगर आप 30 दिन का करेंगे तो यहां दिन की जगह आ जाएंगे 30। इन सब की वैल्यू लगाकर आपको 30 दिन में ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट बिजली या कितने किलोवाट घंटा विद्युत जो है वो इन 5 पंखों ने खर्च कर दी। इस तरीके से हम अपने यहां किलोवाट घंटा अथवा यूनिट के लिए अपने घरों में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट निकालने का ये फार्मूला हमारा है। इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को अब पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, हालांकि 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक है, लेकिन यहां पर भी कभी कभी यूज हो जाता है इसलिए इसे बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे घरों की जो फिटिंग होती है वो हमेशा समांतर क्रम में होती है। हमारे घरों से मतलब हमारे घर या हमारे ऑफिस या हमारे स्कूल, हमारी फैक्ट्रीज, जो भी वायरिंग होती है वो पूरी की पूरी वायरिंग किस में होती है समांतर क्रम में होती है। और समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है, सबसे पहली बात घरों की फिटिंग, घरों की फिटिंग समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होती है। दूसरी बात, समांतर क्रम में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है समान रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। देखिए समांतर क्रम में विभवांतर समान होने की वजह से हमारे घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जो भी आपके घरों में उपकरण चल रहे हैं, उन सारे उपकरणों पर बराबर बराबर वोल्टेज लोड पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ एक छोटा सा बल्ब है या फिर आपके यहाँ मान लीजिए एसी लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बल्ब जो है वो कम वोल्टेज ले रहा है या एसी आपका ज्यादा वोल्टेज ले रहा है, क्योंकि वो पूरी फिटिंग हमारी समांतर क्रम में होती है। इसीलिए उन सारे एपरेटस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो क्या होता है समान होता है। तो समांतर क्रम में दूसरी बात जो वोल्टेज होता है वो हमेशा समान होता है। तीसरी बात, जो डेकोरेशन वाले बल्ब होते हैं, झालर वाले बल्ब, डेकोरेशन के जो बल्ब हैं वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जो करंट होती है वो समान होती है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है,
वोल्टेज अलग अलग होता है। इसमें समांतर क्रम में विभवांतर समान और धारा अलग अलग होती है, धारा अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने, इनका न्यूमेरिकल्स में या वैसे भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। अब इसी के साथ इसका एक कॉन्सेप्ट और आता है, चाहे तो आप उसे 5 नंबर नाम दे दीजिए। इसका एक कॉन्सेप्ट ये आता है, आपके लिए वो 2 बल्ब दे देता है। न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होता है। आपके लिए वो 2 बल्ब दे देता है और ये कहता है कि बताइए इन दोनों बल्ब में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो इस कंडीशन में देखिए, वोल्टेज जो बल्ब है उन दोनों बल्ब में से चमक निकालने के लिए कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, तो उसके लिए आपको पावर निकालनी पड़ेगी, शक्ति निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जिस बल्ब में शक्ति ज्यादा होती है या ऊष्मा जिसमें ज्यादा होती है वो बल्ब ज्यादा चमकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 बल्बों में जिस बल्ब में ऊष्मा अधिक उत्पन्न, या फिर हम ये कह सकते हैं शक्ति क्षय अधिक, शक्ति क्षय मतलब वही पावर P अधिक होता है, वह अधिक चमकता है, अधिक चमकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 5 पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं, इनका यूज होगा इसमें। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी के जो इस चैप्टर का नेक्स्ट जो हमारा काम है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।